बताइए कैसा महसूस करेंगे आपके आज, क्योंकि हम गुरु पूर्णिमा के दिन ये विषय रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आपको कैसा लगेगा जब कोई गुरु आपसे कहे कि 120 करोड़ लोगों में तुम 16 लोग, और तुम कितने भी बड़े बन जाओ, कितनी भी उपलब्धियां प्राप्त कर लो, लेकिन ये उपलब्धि जीवन में कभी दोबारा नहीं। बहुत खोजना पड़ता है और उस खोज के बाद हमें ऐसे लोग मिलते हैं जिनसे हम बात कर पाते हैं। हमें बहुत खोज के बाद ऐसे लोग मिलते हैं जो परिचय के मोहताज नहीं होते। जब मुझे परमजीत अंकल ने ये कॉन्टेक्ट दिया और इस कॉन्टेक्ट के मिलने के बाद मैंने बोला कि ये नाम मैंने सुना है, तो बोले हाँ तुमने सुना होगा, ये चर्चित नाम है शहर का। तो अब मैं अपनी भूमिका को और ना बढ़ाते हुए सीधे विषय पर आता हूँ। आज हम सन्मति सैनी जी के साथ हैं। नमस्कार। सर का पूरा नाम सन्मति प्रकाश सैनी है। इन्होंने अपने नाम का मतलब भी बताया। जीवन यात्रा बहुत बड़ी रही और हर बार सीख रही। ये कांग्रेस से चुनाव भी लड़े। ये एक नेता भी है, जननायक भी है, जनसेवक भी है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये इंटरनेशनल प्लेयर रहे हैं फुटबॉल के। ये वो व्यक्ति भी है शहर के जिन्होंने विक्रम अवार्ड लिया, और एक समय आया जब इनके जीवन में वो पल भी आया कि इन्होंने किसी को विक्रम अवार्ड दिया। तो आइए फिर से स्वागत करते हैं सर। नमस्कार। नमस्कार। कैसा था वो मूवमेंट जब आपको पता चला कि आपका चयन इंटरनेशनल फुटबॉल टीम में हो गया? हम लंबे समय से फुटबॉल खेल रहे थे। जब ऑल इंडिया फुटबॉल चल रही थी तो उसमें चयन प्रक्रिया भी चलती है भारतीय विश्वविद्यालय की टीम बनाने के लिए। तो जब हम कोल्हापुर में खेल रहे थे अखिल भारतीय विश्वविद्यालय चैंपियनशिप को, तो मुझे कोल्हापुर में ये सूचना मिली कि आपका चयन भारतीय विश्वविद्यालय के कोचिंग कैंप में हो गया है और ये 1.5 माह का कोचिंग कैंप पटियाला में लगना है। हम जब पटियाला चले गए तो पटियाला में एक लंबा कैंप लगा और उस कैंप के बाद मेरा चयन भारतीय विश्वविद्यालय फुटबॉल टीम में हुआ। अभी आप जिस प्रसंग की चर्चा कर रहे थे, तब मेरे उस कोच ने आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं उनको भी नमन करता हूं, डॉक्टर आरसी रजक को भी नमन करता हूं और स्वर्गीय सुखलाल चौधरी जी को भी मैं नमन करता हूं, जिन्होंने मेरे को खेल में खेल के गुणों को सीखने में बहुत मदद की। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, इस अवसर में उनका भी स्मरण करता हूं। और आपको बताता हूं राणा साहब का किस्सा। राणा साहब ने खड़े होकर जब चयन टीम घोषित की 16 खिलाड़ियों की, और उसके बाद उन्होंने एक शब्द कहा, सैनी जी आप मेरी बात को आज ध्यान रखें कि जिस उपलब्धि को आज आपने और आपके साथियों ने हासिल किया है, ये उपलब्धि 120 करोड़ भारतवासियों का नेतृत्व करेगी। 120 करोड़ लोगों में से आप 16 लोगों को देश का सम्मान बचाने के लिए, देश का सम्मान बढ़ाने के लिए आज भारतीय विश्वविद्यालय टीम में चयनित किया गया है। ये सम्मान दोबारा किसी उपलब्धि में हासिल नहीं होगा। आज भी वो शब्द मेरे ध्यान में है कि हम ध्यानचंद हॉस्टल पटियाला में बैठे थे और ये शब्द हमारे कोच सम्माननीय राणा साहब ने कहे थे। राणा साहब का पूरा नाम क्या था? हम तो राणा साहब के नाम से हम लोग बहुत उनको जानते थे, उनका पूरा नाम लेने का कभी साहस भी नहीं हुआ। अच्छा, फिर कभी मुलाकात हुई उनसे? उसके बाद शायद उस समय भी काफी एज में थे, आज पता नहीं वो दुनिया में है कि नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे कोच थे वो देश के। 86-87 में आपको विक्रम अवार्ड मिला जी, और 2003 में आपने विक्रम अवार्ड अपने हाथों से दिया जी। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ यहाँ पर कि जिस विक्रम अवार्ड की कीमत 10,000 रुपए, उसे आप 1 लाख रुपए पे ले गए। कैसा संघर्ष रहा? क्या आपने किया? वो जर्नी कैसी थी? आपके 3-4 सवाल हो गए इसी पे। हाँ। मैं इन सारे सवालों का क्रमवार आपको जवाब देता हूँ कि मुझे 86-87 में जब जो विक्रम अवार्ड मिला, तो मुझे आज भी याद है वो खुशी के पल कि भास्कर में मेरी फोटो फ्रंट पेज पे लगी थी। और जब मैं सवेरे सो के उठा तो लोगों ने खेल के मैदान पे मुझे बताया कि आपका चयन विक्रम अवार्ड में कर लिया गया है और भास्कर में फोटो आई है। तो हम लोग को भास्कर प्रेस लाके वहां दिखाया गया और बेहद खुशी हुई कि मुझे पहला विक्रम अवार्ड फुटबॉल में प्रदेश का मिलने का मुझे मौका मिल रहा है, ऐसा हमारी जानकारी में है। उसके बाद 2002 में मुझे माननीय मध्य प्रदेश में माननीय दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी। दिग्विजय सिंह जी
मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, उन्होंने मुझे मध्य प्रदेश क्रीड़ा परिषद का उपाध्यक्ष बनाया। ये क्रीड़ा परिषद जो विक्रम खिलाड़ी विक्रम अवार्ड, विश्वामित्र अवार्ड और एकलव्य अवार्ड, ये 3 अवार्ड ये कमेटी बांटती है। तो जब मैं इसका वाइस चेयरमैन बना तो मैंने अपनी कमेटी में जिन महत्वपूर्ण लोगों को रखा, उनमें जबलपुर की मधु यादव अर्जुन अवार्ड, भोपाल से जलालुद्दीन अर्जुन अवार्ड, ऐसे लोगों को मैंने रखा ताकि चयन प्रक्रिया में किसी प्रकार की कोई हेराफेरी ना हो सके, कोई गलत आदमी को अवार्ड ना मिल सके। और इन्होंने बहुत बखूबी से जो विक्रम अवार्ड बांटे, जो विक्रम अवार्ड खिलाड़ियों का चयन किया, निसंदेह पूरे मध्य प्रदेश में इनको सराहा गया कि इन्होंने बहुत अच्छे खिलाड़ियों को विक्रम अवार्ड दिए हैं। आपने एक क्वेश्चन किया था, जब मुझे अवार्ड मिला तब उस अवार्ड की वैल्यू 10,000 रुपया थी। हम लोग को अवार्ड के साथ 10,000 रुपया मिलता था। अवार्ड की कोई कीमत नहीं होती, अवार्ड इतना बड़ा सम्मान है, उसके साथ 1 रुपया भी मिले तो उसकी तो भी वो बहुत बड़ा सम्मान है। लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि खिलाड़ियों को क्यों ना 1 लाख रुपए का अवार्ड दिया जाना चाहिए कम से कम। 2002 में मैंने माननीय कमलनाथ जी से एक रिक्वेस्ट की और वही रिक्वेस्ट मैंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्माननीय दिग्विजय सिंह जी से की। हमारे दोनों सम्माननीय नेताओं में आपस में चर्चा की। मैं दिग्विजय सिंह जी से मिलने गया तो उन्होंने कहा कि जाओ, तुम क्या चाहते हो? मैंने कहा मैं चाहता हूं खिलाड़ियों को 1 लाख रुपया अवार्ड मिले। उन्होंने कहा जाओ, मैं उसकी घोषणा करता हूं, और अवार्ड दिया। वो मेरे मन के बहुत संतोषजनक पल थे कि मैं मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए कुछ करके जा रहा हूं। उससे बड़ी खुशी मुझे और कोई नहीं मिलेगी। वो दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी को मैं उसकी क्रेडिट देता हूं कि उन्होंने खिलाड़ियों के हित के विषय में सोचा और हमारी बात को स्वीकार किया। उसी साल हमने विक्रम अवार्ड बांटे। हमने पहले मिल्खा सिंह जी को और पीटी उषा जी को मुख्य अतिथि बनाया, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के साथ। लेकिन अपरिहार्य कारणों से केंद्रीय मंत्री जी का एक निधन हो गया और उस निधन के कारण मुझे ये समारोह स्थगित करना पड़ा। दोबारा जब मैं पुनः मिल्खा सिंह जी से मिलने गया और अपनी तिथि बताई तो मिल्खा सिंह जी ने कहा कि मेरे पास ऑलरेडी वहां में जाना है, मुझे विदेश जाना है मुझे, इसलिए मैं इस तिथि पर उपलब्ध नहीं हूं। और पीटी उषा जी ने आना स्वीकार किया। तो फिर मैंने पीटी उषा जी से, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के हाथों से इन अवार्डों का वितरण कराया और खिलाड़ियों को आशीर्वाद दिलाया। ये आपने 2003 की चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपसे जब पूरी बातचीत करते हैं, जैसे आपने दिग्विजय सिंह जी का नाम लिया या आप कांग्रेस से राजनीति में भी एक्टिव हैं, राजनीति कब आ गई जीवन? मैं छात्र जबलपुर के जो महत्वपूर्ण छात्र नेता थे उनमें से एक मैं था। मैंने छात्र संघ के चुनाव लड़के मतदान होकर जीतने वाले, सबसे ज्यादा चुनाव जीतने वाला मैं व्यक्ति हूं, जो 1 बार सचिव जीता और 3 बार अध्यक्ष बना अलग अलग जगह से। और प्रहलाद पटेल जी आज 5 बार के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, मध्य प्रदेश के शासन में मंत्री हैं। वो हॉस्टल पैनल से थे, मैं शहर के पैनल से था और उनकी पैनल के 2 लोग जीते, मेरी पैनल के 2 लोग जीते। माननीय लखन घनघोरिया जी हम लोग के सीनियर लीडर थे, वो हम लोग को गाइडेंस करते थे। राकेश सिंह जी भी उसी कॉलेज के छात्र थे। और फिर प्रहलाद सिंह जी के बाद नेक्स्ट ईयर मैं उस महाविद्यालय का अध्यक्ष बना और मेरी पूरी पैनल विजय हुई। इसके बाद रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग में, जहां पे पिछले 21 सालों में एक भी आदमी हॉस्टलों के खिलाफ चुनाव लड़के नहीं जीता, मैं पहला आदमी था जिसमें लोगों ने मुझे समझाया कि बहुत बड़े कॉलेज के आप अध्यक्ष हैं, साइंस कॉलेज के, आप यूनिवर्सिटी लड़ने जा रहे हैं, यहाँ पर आज तक सिटी पैनल का कोई आदमी नहीं जीता है। मैंने कहा कोई परवाह नहीं करता, मैं खिलाड़ी आदमी हूं, मैं खेलना जानता हूं, हार जीत पराजय विजय ये अलग चीजें हैं। जब हम चुनाव लड़ेंगे, जब हम खेलेंगे तो निश्चित तौर पर विजय होगी जब पराजय होगी, और जो होगा मुझे अपनी क्षमता का अंदाज लगेगा। तो मैंने उसी अंदाज में चुनाव लड़ा यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट का रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में, और मैं जीता। जब मैं पहला चुनाव जीता तो लोगों ने मुझे कहा, छात्रावास के लोगों ने, कि आप पहला चुनाव
झटके में जीत गए हैं, फिर से लड़ो। वो मेरा आखिरी साल था छात्र संघ के चुनाव लड़ने का। मैंने फिर फैसला किया कि मैं एक चुनाव फिर से लड़ूंगा, और वो चुनाव जब मैं लड़ा तो फिर से मेरे खिलाफ जो प्रत्याशी था उसके साथ 10 एम्बेसडर चलती थी लड़के लड़कियों से भर के प्रचार के लिए, और मेरे साथ 70 से 80 साइकिलें चलती थी प्रचार के लिए। तो साइकिल वाला नेता कार वाले एम्बेसडर कार वाले नेता को पराजित करके जब दोबारा बना, तो तब विश्वविद्यालय के लोगों ने माना कि ये छात्रों का लोपुरुष है, छात्र नेताओं का एक मजबूत स्तंभ है। और मैं छात्र उस समय के छात्र छात्राओं को, जिन्होंने मेरा संबल बढ़ाया, मेरा सम्मान बढ़ाया और मुझे हीरो बनाया, उन सबको आज जो जो मेरी बात को सुन रहा होगा उनको धन्यवाद देता हूं। अपने सीनियर साथियों को भी, वो लखन घनघोरिया जी और रमेश चौधरी जी, इन सबको मैं धन्यवाद देता हूं। इन सब ने मेरा बहुत सहयोग किया। कोई याद आप बता रहे थे लखन जी के साथ आपकी? अब हम लोग उस समय गाड़ियों का दौर नहीं था। लखन भाई भी साइकिल पे आते थे कॉलेज, लखन घनघोरिया जी, सम्मति सैनी भी साइकिल पे आते थे। हमारा और लखन भाई का आज 47 साल का साथ है, और शायद आपको इस प्रदेश में नहीं देश में बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जिनका स्कूल जीवन का साथ हो, एक पार्टी में साथ हो, एक ही प्रक्रिया में चल रहे हो कि छात्र नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, चुनाव लड़ते हैं, एक ही फील्ड है, उसके बावजूद 47 साल साथ निभाया हो बड़े भाई छोटे भाई की तरह। शायद ये पहली जोड़ी शहर की होगी। और लखन भाई भी साइकिल पे आते थे, मैं भी साइकिल पे आता था। तो एक दिन मैंने लखन भाई से कहा कि मेरा दोस्त है अली, ईरान का था, तो मैंने कहा भाई यहाँ पढ़ता है, फुटबॉल खिलाड़ी है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो जस्दी गाड़ी बेचना चाहता है, आप ले लो। तो लखन भाई ने कहा यार सस्ते में मिल जाएगी। मैंने कहा सस्ते में दिलाने की कोशिश करूंगा। लखन भाई ने भी कैसे बंदोबस्त किया मैं जानता हूं, उन्होंने भी सब प्रयास किए, माता पिता से सबसे धीरे जा जाके थोड़ा थोड़ा बंदोबस्त किया, और फिर हम लोगों ने 6,500 का बंदोबस्त किया। फिर अली से गाड़ी लेकर आए, और फिर हम लोग गाड़ी लेकर गाड़ी खरीद लिए, और फिर हम लोग की वो जस्दी गाड़ी हम लोग की राजनीति में चलने लगी। जस्दी। फिर उसके बाद मैंने एक लक्ष्मी गाड़ी लिया। इस तरह से फिर धीरे धीरे। लक्ष्मी कौन सी गाड़ी होती? लक्ष्मी गाड़ी होती थी, उसका उल्टा पैडल घुमा तो ब्रेक लग जाता था। लूना जैसी होती थी, लूना से थोड़ी बड़ी गाड़ी होती थी। कैसा लगता है इतना लंबा सफर? एक समय आप लक्ष्मी चला रहे थे, आज आपको मैं बताऊंगा तो आप हंसेंगे। जबलपुर से दमोह की सड़कें बहुत टूटी फूटी गड्ढे वाली, और हम लोग लूना में दमोह तक गए, बसपा में स्कूटर में दमोह तक गए। मतलब दमोह 90 किलोमीटर जहां के आज का लड़का तो बोलता नहीं मैं तो मोटरसाइकिल बुलेट पे भी नहीं जाऊंगा, मुझे तो कार चाहिए। उस समय पॉलिटिक्स में हम लोग का ये कटनी जाना है, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, क्योंकि उस समय जबलपुर विश्वविद्यालय में कटनी भी सम्मिलित था, नरसिंहपुर भी सम्मिलित था, सिवनी सम्मिलित था, ऐसे बहुत सारे शहर। आरडीडीबीवी का बड़ा जलवा था। एक बात बताइए आप, हम राजनीति की चर्चा कर रहे हैं इसलिए उस बात पर जा रहा हूँ। अभी आपने देखा होगा बीते दिनों प्रोटेस्ट चला कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से, है ना, जिसमें जैनजीज लोग बहुत एक्टिव होके आए। 2-4 सवाल एक साथ कर रहा हूँ, आप उनका जवाब इकट्ठा दे दीजिएगा। उस पर अभी कंगना रनौत ने बहुत सारी टिप्पणियां भी की, गंदे लोग हैं, महिलाएं ऐसी हैं, गंदे बच्चे हैं, गंदी शक्ल और गंदी मानसिकता को लेकर आ रहे हैं कंगना जी नेता। मोदी जी उस पर बड़ा समर्थन करते हैं कि नहीं अच्छा हुआ प्रधान जी का उन्होंने इस्तीफा भी दिलवा दिया। अब आप जब आप राजनीति कर रहे थे, फिर आप देखते हैं 2012, 13 और 14 के बीच में एकदम से राजनीति बदल गई अन्ना हजारे के आने के बाद, क्योंकि बाद में लोगों ने ये भी कहा कि अन्ना हजारे खुद एक बीजेपी का आदमी था जो यहाँ पर आए और उन्होंने पूरा माहौल बनाया, फिर आप खड़ी की। अलग अलग मापदंड और अलग अलग नजरें हैं राजनीति को लेकर। आप 2012 से लेकर के आज हम 2026 में बैठे हैं, आप राजनीति को कैसे देखते हैं? अभी छोटा मुंह बड़ी बात मैं नहीं बोलना चाहता। 2014 तक जब हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी थे, तो कहते थे कि मनमोहन सिंह जी बोलते नहीं है। मनमोहन सिंह जी ने तो देश को उस संकट से बताया, उस संकट से बचाया जिस संकट में अमेरिका, इंग्लैंड, इटली, इनके बड़े बड़े उद्योगपतियों ने आत्महत्या कर ली। उस समय देश को बचा के लेके निकल गए, देश की जीडीपी नहीं करने दी।
देश की महंगाई नहीं बढ़ने दी, देश के उद्योगपतियों को नहीं बनने दिया, देश में खेल कूदों को समान रूप से चलने दिया, देश में शिक्षा के स्तर को ऊंचा किया, देश में एम्स खोलते रहे, देश में आईआईटी खोलते रहे, देश में बांध बनते रहे, सब कुछ होता रहा। लेकिन अभी क्या हो गया? कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया? आप बार बार ये क्वेश्चन पूछते हो। कांग्रेस ने 70 साल में जो किया वही तो आप 14 साल में बेच रहे हैं बस। अगर किया नहीं होता तो आप बेचते कैसे? आपने वो तमाम चीजों को बेच दिया जो कांग्रेस ने 70 साल में बनाई। आप प्राइवेटीकरण का बात कर रहे हैं। 70 साल में कांग्रेस ने 70 रुपए लीटर पेट्रोल नहीं लाया। कांग्रेस की जब सत्ता दी तो 62 रुपए लीटर पेट्रोल था। आपने तो 14 साल में 100 रुपए 110 रुपए कर दिया। महंगाई 30 रुपए 40 रुपए लीटर तेल जो मिलता था खाने का वो 160 रुपए लीटर कर दिया। आप सोचे देश कहां चला गया? बच्चों की फीस, हम लोग को डिग्रियां मिलती थी 50 रुपए में, अभी डिग्री मिल रही है 5,000 रुपए में। मेडिकल की डिग्री मिल रही है 20,000 रुपए में। क्या है? बच्चा जो पढ़ लिया, SC ST बच्चा पढ़ लिया, वो डिग्री कहां से लेगा? उसको डिग्री के लिए भी पैसा चाहिए। क्या कर रहे हैं आप? प्राइवेट लोगों को सारी चीजें आपने बेच दी। अभी आपने बच्चों ने एक आंदोलन किया, छात्रों ने, क्योंकि मैं छात्र लीडर था, छात्र नेता था, मैं छात्रों की समस्याओं को समझता हूं। कांग्रेस के शासनकाल में कल संसद में बोला जा रहा था, आपने आज अच्छे दिन मुझे बुलाया, कल संसद में बोला जा रहा था, अनुराग ठाकुर बोल रहे थे और जितेंद्र सिंह बोल रहे थे और उनके नेता बोल रहे थे कांग्रेस के राज में पेपर लीक हुए, 20 पेपर कांग्रेस के राज में लीक हुए। अरे 70 साल में मान लो 20 हुए भी थे तो 14 साल में तो 152 हो गए। इस तुलनात्मक अध्ययन करोगे तो आपने तो कम से कम 2000 बार डबल कर दिए। कहां कौन सी दुनिया में है आप? आपके जिस ढंग से आप चला रहे हैं देश को, ये उचित नहीं है। अगर इस्तीफा मांगा था, कांग्रेस ने बहुत से लोगों के इस्तीफे हुए। इवन एक रेल एक्सीडेंट हुआ था, मैं आपको बता दूं, माधवराव सिंधिया जी रेल मंत्री थे, वो तो दूसरे दिन संसद में गए, उन्होंने कहा मैं नैतिकता के नाते अपना इस्तीफा देता हूं। उन्होंने बात ही नहीं की, इस्तीफा देके बाहर चले गए। अगर ये भी नैतिकता के नाते बोलते कि मैं इस्तीफा देता हूं तो मैं समझता हूं हम आप सबके हृदय में उनका कद ऊंचा हो जाता। सत्ता में नैतिकता बची है या नहीं? सत्ता में नैतिकता, ये तो खून चूस रहा है। अभी आपने देखा, मेरे को माइक पे बोलने में खुद अफसोस हो रहा है कि मेरी बेटी भी 30 साल की है, बच्चियों को पीछे से डंडा डाला जा रहा था, उनके पुष्पों पे डंडे मारे जा रहे थे। ये देश की, और क्या प्रधानमंत्री वीडियो नहीं देखते? क्या देश का गृह मंत्री वीडियो नहीं देखता? मैं तो कह रहा हूं उसको सरेआम चौराहे पे मार देना चाहिए, ऐसे पुलिस के कर्मचारी को, पुलिस के अधिकारी को, पुलिस के सिपाही को गोली मार देना चाहिए ऐसे आदमी को। इतना दुस्साहस जिसने कर लिया, एक खुलेआम महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा है, ये फांसी से कम नहीं है। इतना गंदा काम उसने किया है, उसके बाद आप उसकी सराहना कर रहे हैं। एक इनकी सांसद है कंगना रनौत, आपको याद होगा, उसको शायद जम्मू एयरपोर्ट पे झापड़ मारा गया था। हाँ, एक्टर है। किसी एयरपोर्ट पे मारा गया है, तो झापड़ क्यों पड़ा था? झापड़ इसलिए कहा था, उसने कहा किराए की औरतें जाके बैठी थी किसान आंदोलन में, और तुम्हारे आका जो बैठे हैं भोपाल दिल्ली में, जिन्हें राहुल गांधी ने कहा था कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मैं सदन के अंदर खड़ा होकर ये बात कह रहा हूं, राहुल गांधी जी ने कहा था कि किसान आंदोलन आपको वापस लेना होगा, काले कानून वापस लेना होंगे। आखिर लिए गए। अगर राहुल जी ने 2.5 साल पहले कह दिया था तो आपको वापस तभी ले लेना था। आपने इस तरह का स्टेटमेंट दिया। अभी आपने बोल दिया कि ये लड़कियां जो आई थी ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं, गटर है, उससे गंदी भाषा तो आप इस्तेमाल कर रही हैं। आपने गटर शब्द का इस्तेमाल करके, कंगना रनौत जी, मैं ये बात माइक पे कह रहा हूं कि आपने उन मतदाताओं का अपने प्रदेश से अपमान किया जिन्होंने आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको वोट देकर सदन में भेजा, ये गंदी भाषा बोलने के लिए। आप उनके पहनावे पर टिप्पणी करती हैं। आप अपना पहनावा तो देख लें क्या है। आपका पहनावा के कपड़े तो आपके पर्स में आ जाते हैं, तो आप पहनावे की बात करती है। अन्य बच्चियों से बोलती हैं उनके पास वेस्टर्न कल्चर है। आपने तो वेस्टर्न कल्चर को पार कर दिया है। अगर अभी भारत की बच्चियां वेस्टर्न कल्चर में जा रही हैं तो आपने तो उस कल्चर को भी पार कर लिया है। तो मेरा निवेदन है कि आप इस तरह से बातें ना कहें, जिससे चाहे बच्ची हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, और चाहे जैन हो, चाहे सिख हो,
आप किसी के भी ऊपर इस तरह का लांछन ना लगाएं। ये देश अब आपकी आवाज सुनने को तैयार नहीं है। और अगली बार आपके मतदाता जब आप जाएंगे ना अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो आपके मतदाता आपको इस बात का भी जवाब देंगे कि वो बच्चियां गटर में पैदा हुई है या कहां पे पैदा हुई है, उनका जवाब उनके वोट से आपको मिल जाएगा। एक सवाल यहाँ पे और था, कल संसद में दो बयान आए। एक तो वो सांसद है जिनका मैं नाम अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ, उन्होंने कहा कि नेहरू अय्याश थे, मैं प्रूव कर सकता हूँ। मतलब संसद में बैठ करके नेहरू जी को ये बोला जा रहा है कि वो अय्याश थे। एक तो ये बयान। दूसरा, अनुराग ठाकुर कहते हैं कि राहुल गांधी जी, आप प्रधानमंत्री निवास के सामने चले गए, आप चाहते हैं कि आप उस निवास के अंदर जाए, पर आप जीवन में कभी अंदर नहीं जा पाएंगे। ये दो बयान कल जो बहुत हाईलाइट रहे और इस पर बहुत चर्चा हुई। दूसरा ये कि मैं खुद अगर एक उदाहरण की बात करूं तो लाइक ओशो, ओशो को अगर आप बहुत नजदीक से पढ़ेंगे और समझेंगे तो आप देखेंगे कि बड़े बड़े लोगों का नाम लेकर खुद आगे बढ़ने की कला उन्होंने सिखाई दुनिया को। क्या आप किसी, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस की जो राजनीति है, सॉरी बीजेपी की जो राजनीति है, वो ऐसी राजनीति है कि कांग्रेस को गाली बकते जाओ और अपना भविष्य सुधारते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ? देखो, मैं कांग्रेस बीजेपी की बात क्या करूं। हमारे नेता राहुल गांधी जी सदन में बार बार कहते हैं कि बाहर मंच लगाओ, मीडिया को बुलाओ, प्रधानमंत्री को एक तरफ बैठा दो, मुझे एक तरफ बैठा दो, डिबेट कर लो। प्रधानमंत्री से कह दिया कि डिबेट कर लो, क्या करें। मनमोहन सिंह जी हर बजट के बाद, मनमोहन सिंह जी हर विदेशी दौरे के बाद, उसके पूर्व में राजीव गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी हर दौरे के बाद, नरसिम्हा राव जी हर दौरे के बाद, अटल बिहारी वाजपेयी जी हर दौरे के बाद जब वापस देश आते थे वो पत्रकारों को संबोधित करते थे और बताते थे उन्होंने क्या खोया क्या पाया, वो विदेश में क्यों गए थे, किस लिए गए थे, क्या समझौते करके आए हैं, इससे देश को क्या लाभ होगा, युवाओं को क्या लाभ होगा, हमारी संस्कृति को लाभ होगा, हमारी शिक्षा में लाभ होगा, हमारे हेल्थ में लाभ होगा, हमारी सिक्योरिटी में लाभ होगा, हमारे डेवलपमेंट में लाभ होगा, जिस क्षेत्र में भी फील्ड में भी लाभ होगा उसका विवरण आके बताते थे। अरबों रुपए के खर्चे करके भी आप एक बार आके टीवी पे ये नहीं बता सके कि मैंने इतने देशों का दौरा किया तो मैंने इस देश से ये लाभ लिया, इस देश से ये लाभ लिया। जिनके आप खड़ाऊ का पूजन करते हैं वो हमारे देश को खाए जा रही है अमेरिका। जब चाहती है, जब वो टैरिफ लगाती है, जब चाहती है जैसा व्यवहार करती है। जब हमारे देश में पहली बार ऐसा हुआ आज तक के इतिहास में, हमने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की तो हमारे साथ एक भी देश खड़ा नहीं था और पाकिस्तान के साथ तुर्की और चाइना खड़े हो गए। और जब इंदिरा जी ने बांग्लादेश का निर्माण कर दिया और अमेरिका का इंटरफेयर हुआ तो रशिया ने अपना बेड़ा लेके खड़ा कर दिया। तो जब उस समय हमारी ताकत ये थी कि रशिया ने कहा कि भारत के साथ कोई भी देश की एंट्री होगी भारत के खिलाफ में तो हम लड़ेंगे। आज लेकिन तुर्की ने जितने ड्रोन दिए, पठानकोट में पूरे में एरिया में जितने ड्रोन गिरे, मैं वहीं का रहने वाला हूं पठानकोट का, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि पठानकोट में इतने ड्रोन गिरे भारतीय सेना ने मार गिरा है। आप ब्रह्मोस जिस लैब में बना रहे हैं वो किसने बनाई है? अब अगली जिस लैब में बना रहे हैं वो किसने बनाई है? अब इसरो में हमारे जो उपकरण परीक्षण ऊपर भेज रहे हैं वो किसकी लैब में बने जा रहे हैं? आपने क्या ऐसा कर दिया 14 साल में, क्या बना दिया, क्या खोल दिया, क्या संस्थान पैदा कर दिए कि जिसके कारण हम कह सकें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये काम कर दिया। वो एक काम तो गिनाए। आप वोट मांगते हैं, पहले की सरकारें वोट मांगती थी अपने काम के दम पे, आज की सरकारों में हम आज भी बोलते हैं जब वोट की बात आती है कि रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान, आज भी हम कहते हैं। लेकिन भारत क्या आप क्या कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है? हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान। अरे भारत की जनता नहीं मानती हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान। पाकिस्तान हमारे लिए कंपैरिजन का संस्थान ही नहीं है, पाकिस्तान से हमारी कोई तुलना नहीं है। भूखे नंगों से आप क्या तुलना लड़ेंगे हम? राजनीति कर रहे हैं, वो नंगा देश हम कह रहे हैं चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे माननीय कमलनाथ, मान लिए राहुल गांधी जी हो, आप रिक्शे वाला आपको गाली बकेगा तो आप रिक्शे वाले को जवाब थोड़ी देंगे। हमारे लिए उसका स्टैंडर्ड पाकिस्तान का रिक्शे वाले की तरह है, केवल एटॉमिक पावर है, इसके कारण उसको दुनिया में थोड़ा सा नाम है। बाकी कौन सा काम है जिसके कारण उसका नाम है? और वो भी चोरी चकारी से बन गया, बन गया तो वो भी नहीं, मैं नहीं मानता, मैं तो उसे कंपटीशन समझता ही नहीं, मतलब पाकिस्तान से कंपटीशन हम बिल्कुल नहीं मानते। और अब भारत ऐसा नहीं है, उनमें भी कुछ अच्छे लोग हैं,
अभी आप बताइए, जैसे गाड़ियां खराब हो रही है, इथेनॉल का इस्तेमाल क्यों हो रहा है भाई? सामान्य पेट्रोल में तो 160 रुपए लीटर है, ये तो इथेनॉल वाला पेट्रोल आपको 110 रुपए लीटर मिल रहा है। और आप ये समझ लें, कांग्रेस ने 60 रुपए आपको दिया, 60-62 रुपए, आप 160 रुपए में आज पेट्रोल को ले आए हैं। आप ये मान के चलिए कि आपने पेट्रोल की कीमतें कितनी बढ़ा दी, तेल की। आने वाला कल है जो, वो क्या होगा? आज जैन जी ने क्यों प्रदर्शन किया? क्यों नहीं करे? हमारी 20-22 बच्चियों ने आत्महत्या कर ली, बच्चों ने। उनको अभी दुनिया देखनी थी, उसी में हमारे डॉक्टर छुपे थे, उसी में हमारे साइंटिस्ट छुपे थे। अध्ययन ने करके वो बिल्कुल घूम रहे थे, बाहर जाके घूमने चले गए, लेकिन उनको क्या पता 20 दिन बाद हो गया कि फिर से पेपर होगा। बच्चे पढ़ाई छोड़ चुके थे कि अब रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। बच्चे कोई ननिहाल में है, कोई ददियाल में है। तो ये छुट्टियों का अवसर होता है जब बच्चों को अपनी टेंशन फ्री करने के लिए माता पिता के साथ जाना है, या ननिहाल जाना है, या ददियाल जाना है, या कहीं पे घूमने जाना है, कहीं ठंडी जगह पे जाना है। तो उनके उस समय को जब बच्चे अपने आरामदेह जीवन को जीने की कोशिश कर रहे थे, खूब पर्यावरण का लुत्फ उठा रहे थे, उस समय आपने ऐसा वातावरण कर दिया, ये सर उचित नहीं था। एक बात बताइए, क्योंकि राजनीति की चर्चा पहुंच गए हम। एक बात बताइए, मध्य प्रदेश के पुराने कांग्रेसी नेता जो राजे भी कहलाते थे, मतलब, है ना, बहुत ज्यादा नाम लेना भी उचित नहीं होगा, इतने बड़े बड़े लोगों ने अपनी कीमत लगा दी, ठीक है। कभी आपको ऐसा नहीं लगा, या कभी आपके पास कुछ ऐसा ऑफर नहीं आया कि यार आ जाओ तुम भी इस खेमे में, भीड़ के साथ भीड़ भेड़ बन जाओ? और देखो, ये जो भीड़ के साथ भेड़ नेता बने हैं कांग्रेस के, जो लोगों के विश्वास पे सत्ता में आए थे कमलनाथ जी के साथ, उनने जो अपने जमीर को बेचा है, उस पर आपको टिप्पणी जरूर है। क्योंकि हमने जो इस बार वोट दिया था पिछली बार, वो कमलनाथ जी के चेहरे को मैंडेट दिया था। कांग्रेस को था। हम चाहते थे कि अब सत्ता बदले, हम कुछ अच्छा देखें, नया देखें। मेरा इसमें मानना है कि कांग्रेस की जो सरकार थी, उसको पहले दिन से ही भारतीय जनता पार्टी गिराने का प्रपंच रच रही थी। लेकिन हमारे बीच में एक सिंधिया परिवार ने जो प्रपंच रचा, और जो लोग चले गए, निसंदेह आज आप देख लें, उन तमाम लोगों की वैल्यू समझ लें, आज वो कहाँ खड़े हैं? ना घर के ना घाट के। ना घर के ना घाट के। आज इवन मैं भी एक कार्यक्रम देख रहा था, मंच पे शिवराज सिंह थे और नरेंद्र तोमर थे, लेकिन ग्वालियर के कार्यक्रम में सिंधिया जी ग्वालियर में रह के भी उस कार्यक्रम में नहीं थे। एक कार्यक्रम में देख रहा था, उसमें सिंधिया जी सामने बैठे हैं। जिस आदमी को मंच के बीच की कुर्सी का सम्मान था, उस आदमी का सम्मान कहां चला गया? ये जो नेता गए हैं, आप जबलपुर में भी आप देख लीजिए ना, कांग्रेस के बहुत से मजबूत नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो मंच पे आते थे, तो आदमी मंच से उठ जाता था, बोलता था आप बैठिए। आज सामने की पहली लाइन में भी वो नहीं है, पीछे की लाइनों में दूसरे तीसरे नंबर पे हैं, जहां मीटिंगों में शर्म के कारण नहीं जा रहे हैं। आपने क्या खोया क्या पाया, सोचें। हम अब इस आयु में राजनीति छोड़ के घर पे बैठ सकते हैं, लेकिन हम पार्टी छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। मेरे सिद्धांत, मेरे विचार जहां मेल खाते हैं, मैं वहां रहूंगा। अब अगर कांग्रेस से मेल नहीं खाएंगे तो मैं घर बैठ जाऊंगा, लेकिन कांग्रेस का विरोध करने नहीं जाऊंगा। मेरे अपने ये विचार हैं, अपने सिद्धांत हैं। संस्कार यही होते हैं, आदमी अपना घर नहीं छोड़ता कभी। मेरी पत्नी जी, आपके परिवार में और कौन कौन है जो राजनीति में सक्रिय है? मेरा छोटा भाई भी यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा है बहुत साल तक, और मेरी पत्नी जिला पंचायत की मेंबर रही है। मेरा भतीजा वो भी पॉलिटिक्स में रहा है कंटिन्यू है। मेरा ब्रदर मध्य प्रदेश बार काउंसिल का वाइस चेयरमैन है, और अभी उसके बाद का फिर चुनाव हो गया, उसमें भी बहुत आगे चल रहे हैं, मतलब जीत ही गए हैं समझो आप। और ऐसा अपना अपना फील्ड में अपनी अपनी राजनीति है। वो एडवोकेट हैं तो वकीलों की राजनीति करते हैं, और वकीलों के बहुत कहना चाहिए कि बड़े स्तंभ लीडर हैं। सैनी साहब। हाँ, आर के सिंह सैनी जी। RK सिंह। अच्छा, आप बताइए, जैसे आपने एज बताई आपकी, तो नंबर्स में तो आपकी एज आपने जो हमें बताई, वो बताई 66। हाँ, लेकिन जब मैं आपसे मिला, तो आप ऊपर भी सेकंड फ्लोर पे आ गए, नॉर्मल भी आप, और फिर आपका रुआब जो है, तो अभी वर्जिश वगैरह चल रही है, या कोई किसी क्रीम का यूज करते हैं जिससे एज कम दिखती है? ये जो आपका शरीर है ना, ये ईश्वर की देन है।
अगर आप इसको मेहनत इससे कराते रहोगे तो ये आपका साथ देता रहेगा। जिस दिन आप इससे मेहनत कराना बंद कर दोगे तो ये आपका साथ छोड़ देगा। तो अभी चूंकि घूमना फिरना जारी रहता है, एक्सरसाइज करते रहते हैं, तो थोड़ा स्वस्थ है, और जब तक ईश्वर स्वस्थ रखेगा सब चलता रहेगा। फिर भी क्या करते हैं सर? सवेरे घूमने जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, शरीर से पसीना निकाल बहाते हैं। आपने वो 4 बजे वाली बात बताई थी, वो आप नहीं बोल रहे। जब हम खेलते थे तो हम सवेरे 4 बजे घर छोड़ देते थे। कभी हम 4 बजे के बाद नहीं सोए। अभी भी हम 5 बजे के बाद नहीं सोते हैं और 5 बजे उठ जाते हैं। तो आप को जीवन में आगे बढ़ना है तो सूर्य उदय के पहले आपको उठ के जाना है, और जब तक ईश्वर सूर्य की किरणें आती हैं, आप ये समझ लो कि तब तक आपके खेल का समापन होता रहे, और बढ़िया विटामिन डी लेके आप आओ और अपने सुदृढ़ शरीर को सुदृढ़ बनाओ, हड्डियों को मजबूत करो, और उसके बाद अपने रोजमर्रा की जो आपकी प्रक्रिया है, जो सिस्टम है, वो सिस्टम में काम में लग जाओ, और टाइम से रात में सो जाओ। फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मेरे माता पिता तो अभी देहांत हुआ है, और 90 साल की आयु में मेरे पिताजी गए हैं, और 90 ही साल के महीना 15 दिन कम में मेरी माता जी गई हैं। अभी मेरे आए हम लोग 5 भाई हैं जी, सभी पांचों भाई हैं, और उनके परिजन हैं, बच्चे हैं, बड़ा परिवार है हमारा। आपके बच्चे स्पोर्ट्स में है? मेरा बेटा एडवोकेट है, बिल्कुल स्पोर्ट्स में नहीं है। बेटी डॉक्टर है, वो बिल्कुल स्पोर्ट्स में नहीं है। बेटा क्रिकेट खेलता है, और बेटी का कोई स्पोर्ट्स का शौक नहीं। बेटी जब ये नीट एग्जाम वाला मैटर हुआ और अगर वो डॉक्टर है तो उनने कभी कुछ बोला कि आप पापा देखो क्या चल रहा है? वो तो पहले अच्छे कामों की सराहना भी करती थी, लेकिन अभी तो इस समय मुझे लगता नहीं है कि कोई भी बच्चा गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ है। सब सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ है कि गवर्नमेंट गलत कर रही है। बच्चे जब आत्महत्या कर रहे थे तो हमको बच्ची आके बताती थी, पापा जी गलत हो रहा है, ऐसा हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, होना चाहिए। और बच्चों के दिमाग में भी यही बात है कि मंत्री जी को पहले दूसरे दिन ही नैतिकता के नाते इस्तीफा दे देना था, ये बवंडर खड़ा ही नहीं होता 20 दिन का। अच्छा ये बताइए कि आप पठानकोट में थे, वो जर्नी हम आपसे पूछ नहीं पाए कि आप पठानकोट से जबलपुर कैसे आए? पिताजी भारतीय सेना में थे। भारतीय सेना का पूरी सर्विस करके जब वो 18 साल की नौकरी करके रिटायर हुए, तो उसके बाद उनको एक जॉब मिला पठानकोट में, उसके पास ही हमारा गांव था, तो वहां से ट्रांसफर हो गया उनका। वहां से फिर एक नया जॉब आया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, गन कैरेज फैक्ट्री में। तो बाबूजी यहाँ आए और उनको जॉब में ले लिया गया। तो जब यहाँ 3 महीने रहे, वापस गए, तो हमारी माता जी ने कहा कि बच्चों को पढ़ाई लिखाई, बड़ा शहर है वहां अच्छी हो जाएगी, तो बच्चों को भी वहां ले जाते हैं, यहाँ बच्चों की पढ़ाई अच्छी नहीं होगी। तो हमारे पिताजी ने कहा कि मैं 15 दिन 20 दिन बाद आऊंगा, मकान का बंदोबस्त करके आता हूँ। तो फिर 1 महीने बाद पिताजी आके हम लोग को भी यहाँ ले आए, और अभी हमारे घर में लगभग सारे परिवार पोस्ट ग्रेजुएट है, कोई डॉक्टरेट है, कोई डॉक्टर है, अभी बच्चा एमबीबीएस कर रहा है, कोई वकील है। तो सारे बच्चे अपने अपनी जगह पर अच्छे, बहुत अच्छे उसमें हैं। भाइयों ने बहुत अच्छी जगह नौकरियां करी, और हम जिस फील्ड में हैं हम अपनी फील्ड में बहुत अच्छे हैं, भाई जिस फील्ड में है वो अपनी फील्ड में बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ आकर मतलब बड़ा शहर में एजुकेशन मिली। फुटबॉल कैसे खेले? फुटबॉल में बचपन से ही बहुत फुर्तीला था। गांव में भी मैं खेतों में जाता था, तो खेतों में नाले कूदता रहता था, नहरें कूदता रहता था, तो मेरे अंदर बड़ा वो रहा। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मुझे फुटबॉल ये वो मैदान मिले, खेलने का मौका मिला। गांव में तो खेत की कटिंग हो जाती थी, फिर कुछ दिन के लिए वीरान होता था खेत, उतने दिन खेलो फिर फुर्सत हो जाओ। तो अब यहाँ पर जब मैं आया तो यहाँ पर एक मैदान मिले, फुटबॉल खेलना चालू किया। पीटी शू पहन के फुटबॉल खेलते थे, उस समय तो जूते ये सब होते नहीं थे, पीटी शू से खेलते थे। और धीरे धीरे स्कूल की टीम में आ गए। किस स्कूल से पढ़ाई किया? जीसीएफ हायर सेकेंडरी स्कूल से किया। फिर एनसीसी का कमांडर थे हम, और फिजिकल एक्टिविटी में मैं सब जगह इन्वॉल्व रहता था, डिबेट में सब जगह इन्वॉल्व रहता था। तो स्कूल की डिबेट में हमेशा मैं फर्स्ट रहा, किसी भी मुद्दे पे डिबेट होती थी मैं बोलता था। और खेल कूद में
तो कई खेलों में मैं अव्वल रहा। फिर कॉलेज गया तो कॉलेज की टीम में आया, यूनिवर्सिटी की टीम में आया, यूनिवर्सिटी से भारतीय विश्वविद्यालय टीम में आया, विक्रम अवार्ड मिला, मध्य प्रदेश का श्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित हुआ, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का श्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित हुआ तो स्वर्ण पदक मिला। ऐसा करके बहुत सारी उपलब्धियां, विक्रम अवार्ड जैसी उपलब्धि मध्य प्रदेश शासन से मिली। तो ये सब उपलब्धियों के पीछे माता पिता का आशीर्वाद और हमारी मेहनत थी, जिसके कारण आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। सफलताओं से भरा रहा जीवन। जीवन निसंदेह सफलताओं से भरा रहा। मैं ईश्वर को कहीं दोषी नहीं मानता हूं। ईश्वर ने जितना दिया मैं उससे खुश हूं। बहुत दिया। बहुत दिया ईश्वर ने, और मैं उन उपलब्धियों से बिल्कुल खुश हूं। कहीं मुझे ये नहीं कहना कि मुझे ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। अच्छा, जैसे आप चुनाव हारे या कुछ हुआ तो कभी आपके अंदर रिग्रेट आया? नहीं, चुनाव मेरा मकसद चुनाव में जनसेवा था। तो चुनाव में जनसेवा के लिए लड़ा, राजनीति जनसेवा के लिए कर रहा था, और जब चुनाव हार गया तो भी अभी जनसेवा में लगा हूं। तो केवल विधायक बन के जनसेवा थोड़ी कर सकते हो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो जनसेवा तो आपके अंदर होना चाहिए। ये तो माँ के गर्भ से व्यक्ति ये सब चीजें सीख के निकलता है कि इसके ये गुण है, ये गुण है, ये गुण है मेरी दिशा में। अभी जहां पे कोरोना आया, मैंने ढाबा लिया किराए पे, और ढाबे में 1 महीना तक लगातार पूरे यात्रियों को भोजन कराया। 24 घंटे ढाबा चलता था। तो उसमें माननीय विवेक कृष्ण तनखा जी ने ट्वीट किया था कि सैनी परिवार की सराहना की थी कि 1 महीना हो गया, लोग घरों से नहीं निकल रहे, वो ढाबा चला रहा है। और मेरे साथ पनागर विधानसभा के सारे लोग लगे थे, हमारी कांग्रेस पार्टी के, वो सब मेरी मदद कर रहे थे। बहुत से उद्योगपतियों ने मदद की, सामान भेजा, बहुत से बिल्डर ने सामान भेजा, हमारी डेयरी वालों ने बहुत सारी चीज सामान भेजा। तो मतलब वो बांट रहे थे हम गरीबों को। तो मुझे उसकी खुशी मिल रही थी कि हम ये काम करने में कामयाब रहे। कईयों को वो पानी नहीं था, उनको पानी दिया, ठंडा पानी दिया, गर्मी का मौसम था, हाल बेहाल थी जनता। तो उनके दुख सुख के हम साथी बने, रहनुमा बने। हमें इसी बात की खुशी है, ईश्वर ने हमको एक वो काम करने का भी अवसर दिया। खाने में क्या पसंद करते हैं? तो खाने में खिलाड़ी आदमी थे हम, मांसाहारी शाकाहारी दोनों हैं। तो खाना कोई भी हो जिसमें पेट भरने के बाद नींद आ जाए, वो सबसे अच्छा है। बहुत बढ़िया। जिसमें खाना खा के पेट आप भर लिए और नींद आ गई और रात अच्छा सो लिए, और नहीं तो पैसा भी है, सब कुछ है, और रात भर किसी बात विषय पे सोच रहे हैं, नींद नहीं हो रही है, सुबह डिस्टर्ब है, तो उसमें ना खाने का कोई आनंद है, ना आपकी पसंद का कोई आनंद है, और ना ही पैसे का कोई आनंद है। खाना बनाते भी हैं? खाना बनाने में हम फिश बनाने में कलाकार हैं। अरे क्या! हम फिश फ्राई बहुत अच्छी करते हैं। बहुत बढ़िया। फिल्में देखते हैं? फिल्मों का मैं बहुत शौकीन रहा हूँ, लेकिन अब ऐसी फिल्में नहीं आती कि आपकी कौन सी फिल्म फेवरेट है? उनको टीवी पे देखे। मैंने बागबान देखी थी आखिरी फिल्म, क्या बात! और उसके बाद से मैं कभी टाकीज में नहीं गया। और अब फिल्में ऐसी नहीं आती कि आप परिवार के साथ बैठ के देख लो। जी। पहले जो गाने आते थे, अब पहले का कोई भी गीत एक फिल्म का ले लो, उस गीत का अर्थ था, और अब कोई भी गीत ले लो वो व्यर्थ है, मेरा उसका कोई अर्थ नहीं है। काम धाम है, तेज बजा। जैसे मान लीजिए कि आप 90% लोगों को, मैं तो पंजाबी हूं, 90% लोगों को रिंगटोन पंजाबी है, वो बोल क्या रहा है पंजाबी में, गाना क्या गा रहा है वो नहीं मालूम है, लेकिन रिंगटोन वही है। तो ऐसे ही लोग फिल्में देखने जाते हैं, तड़क धड़क ये वो, देखा है हुआ क्या वो सब नहीं पता। उनको बोलो कि इससे क्या शिक्षा मिली, वो नहीं देख, वो नहीं मालूम। खेल में कोई सुधार की आवश्यकता समझते हैं आप होनी चाहिए? देखो, अब खेल संघों पर नेताओं का कब्जा है, और उस पार्टी के नेताओं का कब्जा है जिनका भ्रष्टाचारी का बोलबाला है। उनको खेल से मतलब नहीं है। आज तक आपने कोई स्टेटमेंट सुना विधानसभा के अंदर पिछले 15, 20 साल, 25 साल में कि खेल को लेके खिलाड़ियों के लिए कोई योजना बनी? बोलते हैं कि हम खिलाड़ी जीत के लाएगा मेडल तो उसे 1 लाख रुपया देंगे। तो क्या करते हैं कि पंजाब की टीम बनी, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ वो मध्य प्रदेश की टीम में सिलेक्शन देने आ गया। हरियाणा की टीम बनी, जिसका वहां सिलेक्शन नहीं हुआ वो यहाँ आके कैंप में आ गया। आंध्रा की टीम बनी, अन्य वो सारे हमारे कोचिंग कैंपों में जितने बच्चे हैं सब बाहर के हैं, जबलपुर का, मध्य प्रदेश का कोई नहीं है। और आपके मेडल, उनको मान लो मेडल मिल गया, 3rd प्लेस लग गई, 4th लग गई है, 2nd लग गई, तो पैसा लेके तो वो वापस अपने प्रदेश जा रहे हैं। आपके प्रदेश ने क्या तैयार किया? आपकी उपलब्धि क्या थी? हमने धान खरीदा पंजाब से और बेचा मध्य प्रदेश में, और लोगों ने कहा क्या गेहूं है,
अरे हमने अपने गेहूं चावल हमने अपने यहाँ कहाँ पैदा किया? जो आपने अपने यहाँ पैदा किया वो आपकी उपलब्धि है। मधु यादव हमारे यहाँ खेली, मधु यादव को अर्जुन अवार्ड मिला, वो हमारी उपलब्धि है। एक अवार्ड मिला, हम उसकी उपलब्धि की बात कर रहे हैं। आप पंजाब की लिस्ट उठाइए, हर साल एक लड़की को अर्जुन अवार्ड मिल रहा है। राइट। आप कहाँ हैं? पंजाब और हर साल एक लड़के को अर्जुन अवार्ड मिल रहा है। हरियाणा पंजाब में आप कहाँ हैं? आप ये तो सोचो आप कहाँ खड़े हो। आज नेता लोग, मुझे बड़ा दुख होता है कि नेता लोग इतनी बेशर्मी करते हैं। वो फोन करके बोलते हैं भैया यार हमारा एक लड़का, इसका सिलेक्शन कर लेना। अरे यार भैया खेल को तो बख्श दो यार, खेल को तो बख्श दो। सिलेक्टर को भी लोग गाली बकेंगे जब उसका प्रदर्शन देखेंगे तो। इसलिए खेल में खिलाड़ियों को जाने दो, वहां पे राजनीति मत करो, अपना पराया मत करो। उसका है जो उसका आदमी है, उसका पट्टा है, नहीं करो। जान दो जो अच्छा है वो देश के लिए कल पदक लाएगा। मैं रात को कॉमनवेल्थ में देख रहा था, जितने लिफ्टर हैं और बॉक्सर भी दो देखा मैंने, वो सारे के सारे मणिपुर के लड़के हैं, लड़कियां हैं मणिपुर। चानू, मीराबाई, वो बॉक्सर लड़का था अभी देखा मैंने, अभी तो जादू सिंह। भाई ये सारे लोग मेडल ला रहे हैं कि कहाँ के हैं? उस जगह के हैं जो जगह 2 साल से जल रही है। आग में आग नहीं बुझी आज भी, आग में भी वो जल के तप के और मजबूत होकर निखर रहे हैं। ये उपलब्धि है मणिपुर की। ऐसे उन प्रदेशों को जलने से रोको। यहाँ पे प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, उन प्रतिभाओं को निखारो और तब वो देश के लिए मेडल लाएंगे। आज जब वो मंच पे खड़े होंगे, उनको कल पद्म श्री मिलेगा, उन्हीं में से किसी को पद्म भूषण मिलेगा, उन्हीं में से किसी को भारत रत्न मिलेगा, उन्हीं में से द्रोणाचार्य मिलेगा, उन्हीं लोगों को अर्जुन अवार्ड मिलेगा। तो आप सोचो कि जब वो मंच पे खड़े होंगे तो दुनिया क्या कह रही होगी। जब मणिपुर का नाम आएगा तो कहेंगे इतने साल से जल रही है और ये लड़के शायद उसी तपन में जल के सोना बन के निखर के आए। बिल्कुल यही है। तो मेरी पूरे देश के नेताओं से अपील है, खेलों को बचाओ। जो प्रदेश खेलों के लिए बहुत अग्रणी है उनको बचाओ, जलने मत दो। और जो पीछे हैं वहां पे उतने उपक्रम भेजो, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करो कि वहां बहुत अच्छे खिलाड़ी पैदा हो सके। जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार तैयार हो रहे हैं उन पे उनको शराब के अड्डे मत बनने दो, वहां जुआरियों के अड्डे मत बनने दो, स्कीम और अफीम और चरस के अड्डे मत बनने दो। उसके लिए सख्ती का रुख अख्तियार करो और खिलाड़ी इस देश के लिए निखार के देश के लिए भेजो। यही मैं कहना चाहता हूँ। सबसे आखिरी में बातचीत का आखिरी दौर है ये, आप जो भी हमारे व्यूअर्स को, हमारे देखने वालों को कहना चाहें आप कह सकते हैं। मैं आम जनता से, आम नागरिक से, जो इस देश का नागरिक है उससे ये अपील करना चाहता हूं कि आपके क्षेत्र में कोई गरीब खिलाड़ी है, उसके अंदर प्रतिभा दिखती है, तो आप अपनी जेब का 2 रुपया कम करके उसके लिए भेजें। नहीं तो आपको लगता है तो मुझे फोन करें, हम उसकी मदद अपने से, अपने दोस्तों से करा के उसको उच्च स्तर पर खेलने के लिए प्रेरित करेंगे और आगे भेजेंगे। मैं भी करता हूं, आप भी करें। चलो मिलजुल कर देश के खेल को आगे बढ़ाएं, देश को, शहर को आगे बढ़ाएं, खेल को आगे रहने दें, क्योंकि जीने के लिए खेलना बहुत जरूरी है। खेल आपको बहुत कुछ सिखाता है, जीत से ज्यादा हार सिखाता है। जब आप बार बार हारते हैं और हार के खड़े होते हैं तब आप एक पुख्ता व्यक्तित्व का निर्माण कर लेते हैं। नमस्कार, मैं देव सिद्धार्थ हूँ, आप किससे भी सिद्धार्थ देख रहे थे। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद। थैंक यू सो मच।